हेलो फ्रेंड, आज आप लोगों के लिए बिजनेस स्टडी का ये वीडियो नंबर 6 होगा। लेकिन आप लोग को बीच में एक 5 नंबर जो वीडियो बनाए थे हम, वो हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पर डिपेंड था। हालांकि हम उससे पहले वीडियो 4th वीडियो जो बनाए थे वो हम न्यू पॉलिसी के बारे में बताए थे, 1991 के बारे में। आज उसी का हम पार्ट लेकर आए हैं, जो कि 1991 में जो न्यू पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा जो बनाई गई थी वो 3 टॉपिक पर फोकस किया गया था, जैसे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। 3 बातों पर फोकस ज़्यादा था उसमें। तो आप लोगों को बता दें कि आप लोग पढ़ते रहें घर पर। परीक्षा तो जो होने वाला है वो टाइम पर ही लेगा, क्योंकि सरकार का कहना है कि हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। अब पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है वो तो कोई नहीं जानता है, लेकिन वो जब कह रहा है कि ऑनलाइन हम पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा रहा है। इसीलिए आप लोग पढ़ाई करें। और जिस लड़का लड़की के पास यदि मोबाइल अवेलेबल ना हो, जिस लड़का लड़की के पास यदि वो पढ़ नहीं पा रहा हो, तो उसे ज़रूर इन्फॉर्मेशन दे दे, हमसे कांटेक्ट करे, उसको हम व्यवस्था बताएंगे, ठीक है। और 11th के जो भी बच्चे हों, चाहे वो बिहार बोर्ड से रिलेटेड हो या CBSE से हो, उनके लिए भी हम लोग थोड़ा बहुत व्यवस्था कर रहे हैं। अगर कोई न्यू स्टूडेंट हो तो उन्हें ज़रूर बताएं और नंबर दे दें, आकर वो संपर्क कर लेंगे। उनको हम जो भी है दिशा निर्देश बताएंगे क्या करना है। तो ठीक है, आज के क्लास का जो टॉपिक है हमारा, जो न्यू पॉलिसी, नई आर्थिक जो नीति बनाई गई थी 1991 में, नई आर्थिक नीति जो कि हमारे सरकार के द्वारा बनाई गई थी अपने देश के आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए और आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए और अपने आर्थिक विकास को गति देने के लिए एक नई आर्थिक नीति बनाई गई 1991 में। उस नई आर्थिक नीति के दौरान 3 टॉपिक जो उनका मेन मोटो था, 3 टॉपिक पर ज़्यादा वो लोग फोकस किए थे, उदारीकरण, निजीकरण एंड वैश्वीकरण। आज उसी टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे उदारीकरण, लिबरलाइजेशन। यानी उदारीकरण क्या है। देखिए, उदारीकरण का सिंपल भाषा में यदि कहा जाए तो व्यवसाय पर लगे प्रतिबंध को कम करना या व्यवसाय पर लगे रूल रेगुलेशन को मिनिमाइज़ करना, उसे सरल बनाना ही उदारीकरण कहलाता है। उदारीकरण से आशय, लिबरलाइजेशन से आशय है कि व्यवसाय पर लगे रूल रेगुलेशन, लाइसेंसिंग सिस्टम के जो रूल रेगुलेशन लगे हुए हैं उनको हटाना, उनको कम करना ही उदारीकरण कहलाता है, ताकि हमारे व्यवसायी लोग खुल करके देश में व्यवसाय कर सकें। दिया है, उदारीकरण से आशय व्यवसाय तथा उद्योग पर लगे प्रतिबंधों को न्यूनतम करना, ताकि अनावश्यक प्रतिबंधों को समाप्त किया जा सके। उदारीकरण के द्वारा देश में ऐसे आर्थिक वातावरण करने के प्रयास किए जाते हैं जिससे देश के व्यवसाय और उद्योग स्वतंत्र रूप से विकसित हो सके तथा उन्हें कार्य करने में किसी प्रकार की बाधाओं का सामना न करना पड़े। यानी जो भी देखिए प्रतिबंध, जो भी प्रतिबंध है उसे न्यूनतम करना होता है। उसके बाद चाहे अनावश्यक प्रतिबंध है उसको समाप्त किया जाता है और देश में एक ऐसा पर्यावरण बनाया जाता है, बनाने का प्रयास किया जाता है कि किसी भी व्यवसायी को व्यवसाय करने में कोई दिक्कत न हो। तो आप लोग समझे कि उदारीकरण का अर्थ होता है व्यवसाय या उद्योग पर लगे प्रतिबंध को न्यूनतम करना और एक ऐसा माहौल बनाना, एक ऐसा वातावरण बनाना जिसमें व्यवसायी को व्यवसाय करने में कोई प्रॉब्लम न हो। ऐसा ध्यान रख करके नीति बनाई गई थी, जिसे हम लोग कहेंगे उसको उदारीकरण। एक लाइन में आप दे सकते हैं आंसर इसका। उदारीकरण का अर्थ अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतियोगी बनाने हेतु नौकरशाही शिकंजे से मुक्ति दिलाना है।
जो उदारीकरण का अर्थ है कि जो हमारा अर्थव्यवस्था है उसमें प्रतियोगी बनाने हेतु जो हमारे नौकरशाही जो शिकंजे में था, जो हमारे गवर्नमेंट के शिकंजे में ज़्यादा से अधिक था, उसको मुक्त करना ही उदारीकरण कहलाता है। यानी लाइसेंसिंग प्रणाली को हटाना, व्यवसाय पर लगे प्रतिबंध को हटाना उदारीकरण के अंतर्गत आता है। अब बात करेंगे हम लोग उदारीकरण की मुख्य विशेषताएं, उनकी खास बातें क्या है। तो फर्स्ट है अधिकतर उद्योग में लाइसेंस की अनिवार्यता को क्या करना, समाप्त करना। उदारीकरण की खास बात थी नीति की कि जो भी भाई अधिकतर लाइसेंसिंग जो सिस्टम थी उसको हटा दिया जाए, इतना आसान कर दिया जाए व्यवसाय को करना ताकि सब लोग व्यवसाय करने के लिए इच्छुक हो जाए। दूसरा था कि व्यवसायिक क्रियाओं के पैमाने का स्वतंत्र निर्धारण करना, यानी व्यवसायिक क्रिया का कितना आकार बड़ा रहेगा छोटा रहेगा ये छोड़ देना व्यवसायी के ऊपर कि वो अपने आप से वो अपना निर्धारण करे कि वो कितना करना चाहता है, ये उसके ऊपर डिपेंड है। सरकार के तरफ से उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगेगा। वस्तुओं और सेवाओं के एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगे प्रतिबंध को हटाना, माने वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में जो प्रतिबंध थे, पहले जो रूल रेगुलेशन थे, उसको हटाना उदारीकरण का मेन विशेषता था। वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य निर्धारण में स्वतंत्रता, यानी कोई प्रतिबंध नहीं है, व्यवसायी को छोड़ दिया गया कि आपने वस्तु बनाया है तो आप ही वस्तु का मूल्य निर्धारण करेंगे, उस पर सरकार कोई भी क्लेम नहीं करेगी। ठीक है। अब देखिए फिर है कि कर दरों में कमी, यानी टैक्स, जो सरकार टैक्स लेती है, जो हमारे बिजनेसमैन से या इंडस्ट्रियल से जो टैक्स लेती है उसके टैक्स रेट को कम करना भी उदारीकरण की विशेषता थी। अर्थव्यवस्था पर लगे अनावश्यक नियंत्रण से मुक्ति, जो अनावश्यक हमारे अर्थव्यवस्था पर जो नियंत्रण था उसे मुक्ति दिलाना भी उदारीकरण कहलाता है। आयात निर्यात प्रक्रिया को क्या बनाना, सरल बनाना। जो हमारे वस्तु को दूसरे देश से आयात किया जाता था या हमारे अपने देश से दूसरे देश में वस्तु जो निर्यात किया जाता था उसके रूल रेगुलेशन को सरल बनाना निजीकरण की मुख्य विशेषता था। देखिए अब आगे हम लोग पढ़ेंगे दूसरा उसका जो टॉपिक था जिसको हम लोग कहते हैं निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण क्या है? तो अगर हम लोग कहें निजीकरण क्या है तो बहुत सिंपल सी भाषा में कह सकते हैं कि निजीकरण का अर्थ होता है, प्राइवेटाइजेशन का अर्थ होता है कि जो व्यवसाय पहले सरकार के हाथों में थी, सरकार के नियंत्रण में थी, उसे निजी लोगों को दे देना, निजी हाथों में दे देना। जैसे अभी अभी आप लोग के देश में प्रचलन अभी आया है कि मोदी सरकार जो रेलवे डिपार्टमेंट को कुछ स्टेशन, कुछ ट्रेन प्राइवेटाइजेशन कर रही है, यानी जो पहले सरकार के हैंड में था वो निजी लोगों के हाथों में देना चाह रही है, तो उसी को बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। यानी पहले जो व्यवसाय सरकार के हाथ में था, सरकार के हाथों में वो बिजनेस को ऑपरेट किया जाता था, उसको निजी लोगों को दे देना, उसे निजीकरण कहा जाता है। साफ लिखा है कि सरल शब्दों में निजीकरण से आशय ऐसे औद्योगिक इकाइयों को निजी क्षेत्र में हस्तांतरित किए जाने से है जो अभी तक सरकारी नियंत्रण में थी। माने अभी तक सरकारी नियंत्रण में थी और उसे निजी लोगों को दे देना, उसी को कहते हैं निजीकरण। जैसे हमारे मोदी सरकार रेलवे डिपार्टमेंट में कई स्टेशन, रेलवे ट्रैक यानी जो जोन है वो निजी लोगों को दे रही है, तो इसका मतलब वो निजीकरण कर रही है। तो ये हुआ हमारे निजीकरण। नेक्स्ट अगर बात करें निजीकरण की विशेषताएं, निजीकरण की विशेषताएं क्या होती है, तो सबसे पहली खास विशेषता इसकी ये है कि सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका में कमी तथा निजी क्षेत्र की भूमिका में क्या होती है, वृद्धि।
यानी सरकार के जो सरकारी क्षेत्र में जितना व्यवसाय ओपन होते थे उनका जो एरिया था वो कम होते जाता है और निजी लोगों की एरिया क्या होते जाती है, बढ़ते जाती है। सरकार पर राजकोषीय बोझ को कम करना, यानी जो सरकार पर ज़्यादा व्यवसाय चलाने और करने की जो बोझ था, बर्डन था, उसको कम करने का काम इसमें किया जाता है। सरकारी तंत्र को आकार को कम करना, सरकार के जो व्यवस्था था, व्यवसाय था, उसको कम करने का इसमें प्रयास किया जाता है। उपक्रमों के प्रबंध को बेहतर करना, देखिए क्या है, ये तो बात सही है कि आप लोग मैनेजमेंट का मतलब समझते हैं। मैनेजमेंट का अर्थ क्या होता है ये तो बहुत बढ़िया से जानते हैं आप लोग, और आप लोग देखने को भी मिलता है। आपको सासाराम में भी देख लीजिए कि पहले जब गवर्नमेंट जो लाइट, जो बिजली, इलेक्ट्रिसिटी बिल जो वसूली करती थी, उस टाइम सासाराम में बहुत सारे घर लोग में मीटर नहीं था। लेकिन आज के डेट वही है कि जो प्राइवेटाइजेशन कर दिया है, निजी लोगों को हाथों में इसको सौंप दिया है इस डिपार्टमेंट को। तो देखिए पान की गुमटी चलाने वाले लोग भी अपने यहाँ मीटर लगा दिए हैं। तो थोड़ा सा देखिए व्यवसाय भी जो है, जो सरकार के जो सरकारी होता है उसकी थोड़ा मैनेजमेंट डाउन चलता है, वो अच्छा से मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। लेकिन अगर वही निजी लोगों को दे दिया जाता है तो उसकी थोड़ी मैनेजमेंट अच्छा बेहतर ढंग से होना शुरू हो जाता है। और आर्थिक विकास की गति को तेज़ करना। और देखिए हमारे देश में जो नरेंद्र मोदी ये जो रेलवे को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, इसका उनका वही सोच है कि अपने जो आर्थिक विकास है उसको थोड़ा गति तेज़ किया जाए। आप लोग भी जानते होंगे कि बहुत सारे लोग अभी रेलवे जो यात्रा करते हैं लोकल में, तो मान के चलिए 90% से 80% लोग, बहुत सारे लोग किराया देने में हिचकिचाते हैं। लेकिन आपको याद रखिएगा, जब प्राइवेटाइजेशन कर देगा नरेंद्र मोदी सरकार, अगर रेलवे को निजीकरण कर देगा, तो आपको एक स्टेशन भी जाना होगा तो पैसा देकर ही जाना पड़ेगा। तो सोचिए कि जब पैसा आएगा तो आर्थिक विकास में तो तेज़ होगा ही होगा, उसका तेज़ी तो करना मेन मुख्य बात है ही। लेकिन ये बात, मेरे बात से कुछ लोग को नाराज़ भी होंगे, लेकिन इसमें नाराज़ होने की बात नहीं है। हम आरा बहुत दिन पढ़े हुए हैं, और आरा ये जो ट्रेन से हम लोग जाते थे तो मैक्सिमम मतलब कि उसमें बच्चे, चाहे हम हो चाहे कोई और हो, कोई टिकट कटाने के नाम पर नहीं जाता था टिकट काउंटर के पास। तो सरकार को इससे लॉस हो रही है। अगर वही प्राइवेटाइजेशन कर देगी तो आपको सुविधा तो दे ही रही है, आपको पैसा देकर ही अपनी सुविधा को लेना पड़ेगा, और इस तरह से सरकार को बेनिफिट होगा। इस तरीक़ा से वो अपना रेलवे को निजीकरण करने जा रही है। इसी को देखते हुए देखिए जो नई आर्थिक नीति 1991 में बनाया गया था, तो दो अभी टॉपिक हम लोग समझे, उदारीकरण और निजीकरण। और अब हम लोग समझने जा रहे हैं, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। देखिए वैश्वीकरण का अर्थ होता है कि पूरे विश्व को, अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो पूरे विश्व को एक बाज़ार बना देना, पूरे विश्व को बाज़ार बना देना। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे सासाराम एक मार्केट है, इस मार्केट में कोई ज़रूरी नहीं है कि सासाराम के लोग ही आएंगे और जाएंगे, कहीं के लोग आते हैं, कहीं के लोग खरीद के ले जाते हैं, आते हैं जाते हैं, कोई रोक छेक नहीं है। उसी तरह वैश्वीकरण में पूरे विश्व को एक बाज़ार का रूप प्रदान किया गया। और इसमें क्या होता है ना कि वैश्वीकरण में एक देश दूसरे देश पर निर्भरता बढ़ता है, और इसमें प्रयास किया जाता है कि एक देश दूसरे देश से उद्योग और व्यवसाय में मिलजुल करके काम करे। जैसे दिया है, वैश्वीकरण में संपूर्ण विश्व को एक बाज़ार का रूप प्रदान किया जाता है। इसके अंतर्गत विश्व बाज़ारों के मध्य पारस्परिक निर्भरता का होती है, उत्पन्न होती है, एक दूसरे पर लोग निर्भर होते हैं। अमेरिका हमारे ऊपर कुछ निर्भर है तो हम अमेरिका के ऊपर कुछ निर्भर हैं। उसके बाद
व्यवसाय देशों की सीमाओं के पार करके विश्वव्यापी रूप धारण कर लेता है। विश्वव्यापी में, वैश्वीकरण में केवल अपने देश में व्यवसाय न करके अपने देश के अलावा अनेक देशों में व्यवसाय करना शुरू हो जाता है। वैश्वीकरण के द्वारा ऐसे प्रयास किए जाते हैं कि विश्व के सभी देश व्यवसाय के क्षेत्र में एक दूसरे के साथ सहयोग एवं समन्वय क्या करें, स्थापित करें। इसमें प्रयास किया जाता है कि हर देश एक दूसरे देश से मिलजुल करके काम करे, व्यवसाय करे, पूरे विश्व को एक बाज़ार बना दिया जाए, कोई देश कहीं से खरीदे, ले जाए, ले आए, ऐसा इसमें सिचुएशन बनाया गया। वैश्वीकरण की मुख्य विशेषताएं हैं सभी देशों में वस्तुओं और सेवाओं का स्वतंत्र प्रवाह। किसी भी देश से आना प्रतिबंध हटा दिया गया, किसी देश से लाइए ले जाइए उसे कोई प्रतिबंध नहीं है। सभी देशों में पूंजी का स्वतंत्र प्रवाह, सभी कोई भी विदेश कहीं भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं या विदेश के लोग भी हमारे कंट्री में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सभी देशों की सूचना एवं तकनीकी स्वतंत्र प्रवाह, कोई भी देश से हम लोग को मोबाइल से किसी से भी कांटेक्ट करना होता है तो हम लोग कर लेते हैं, उसमें कोई हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होती है। ये वैश्वीकरण का ही देन है। सभी देश का स्वतंत्र आना जाना, कोई किसी भी देश से आ सकता है और जा सकता है। सभी देशों में समान झगड़े निवारण विधि, माने जो भी लड़ाई झगड़ा होता है कोई व्यवसाय से लेकर, तो सब लोग के लिए एक समान विधि बनाया गया है, नियम कानून बनाया गया है और उसी के अनुसार इसका निवारण किया जाता है।